हेलो एवरीवन, निरेक्लो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में अपन भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 12 है, राज्य यानी स्टेट, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और राज्य की जो डेफिनेशन है जो बैरेट के अंदर दी गई है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो विभिन्न प्रकार के केस लॉज भी बताए गए, उन्हीं को अपन डिस्कस भी करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसको अपन पूरा डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं अपन आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 बात करते हैं तो ये पार्ट 3 में बताया गया है। और पार्ट 3 में क्या किया गया है कि राज्य शब्द की परिभाषा का बात करता है। आर्टिकल 12 का जो मेन मोटो है या मेन उद्देश्य है वो क्या है कि भाग 3 का जो संपूर्ण उद्देश्य है कि राज्य को निरंकुश व्यवहार के विरुद्ध जो व्यक्ति है, नागरिक को परिरक्षण और स्वतंत्रता व अधिकार प्रदान करना, यानी 3 चीजें व्यक्ति और नागरिकों को प्रदान करना है। ठीक है, परीक्षण, स्वतंत्रता और अधिकार। अब बात करते हैं कि अगर अपन जो मूल अधिकार हैं, प्रतिभूति किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध ना होकर राज्य के विरुद्ध की गई है, यानी कहने का तात्पर्य है जो कुछ भी होगा यह व्यक्ति के विरुद्ध ना होकर एक राज्य के विरुद्ध की गई है। कोई भी सिक्योरिटी वगैरह है तो वो राज्य के विरुद्ध होगा। अब बात करते हैं कि जो आर्टिकल 12 है, अपने बैरेट के अंदर जो परिभाषा बताई गई है कि आर्टिकल 12 के अनुसार जो राज्य शब्द में शामिल होगा तो वो पहला 4 चीज़ें शामिल होगी। पहला, भारत सरकार एवं संसद। दूसरा, राज्य सरकार एवं विधानमंडल। तीसरा, सभी स्थानीय प्राधिकार। चौथा, अन्य प्राधिकारी। अब अपने पास में 4 बातें आ गई है कि भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, इन दोनों को अपन तो क्या है कि भली भांति परिचित हैं। ठीक है, लेकिन बात करते हैं कि सभी स्थानीय प्राधिकार और अन्य प्राधिकार की। तो बात करते हैं पहले स्थानीय प्राधिकार की, यानी आर्टिकल 12 के जो बात पॉइंट नंबर 3 में स्थानीय प्राधिकार है, इसके बारे में अपन समझते हैं। यानी स्थानीय प्राधिकार क्या होगा कि जब किसी विधि या उपविधि, आदेश या अधिसूचना, यानी ऐसा कोई लॉ है, ऐसा कोई सबटेंडिंग लॉ है या कोई ऑर्डर है या नोटिफिकेशन है, उनका निर्माण या ऐसा कोई भी जारी करने की जो शक्ति है, साथ ही साथ उनको लागू करने की शक्ति होगी, वो क्या हो जाएगा, स्थानीय प्राधिकार के अंतर्गत शामिल होगा। यदि किसी प्राधिकार को ऐसे शक्ति प्राप्त है जो वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, यानी ऐसी शक्ति जिसको विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना निर्माण करना या जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो ऐसा उसको पास में ऑथोरिटी है, तो वो ऑथोरिटी की जो पावर है तो वो स्टेट के अंदर या स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत वो आएगा। अब स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत जो नगर पालिका है, जिला बोर्ड है, ग्राम पंचायत है या पंचायत समिति है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, समझौता बोर्ड है आदि क्या हो जाएंगे, ये सारी संस्थाएं क्या हो जाएगी, स्थानीय प्राधिकार के अंतर्गत शामिल होगी और कहीं ना कहीं ये एक राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होंगे। आई बात समझो दोस्तों। तो पहला केस आया था अपने पास में मोहम्मद यामीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी AIR 1952 का। तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात में कहा कि नगर पालिका के जो थोक विक्रेता है के ऊपर क्या किया गया, एक निश्चित दर पर बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स लगाया गया। अब नगर पालिका को ऐसा अधिकार एक उपविधि के अंतर्गत उसको प्राप्त था, तो उसने क्या किया, सेल्स टैक्स लगा दिया। अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामला पहुंचा तो नगर पालिका को आर्टिकल 12 के तहत राज्य माना। ठीक है, और यह निर्णय दिया कि उसका कर लगाने का जो आदेश है वो तो अवैध था, क्योंकि वह क्या हो गया, आर्टिकल 1G का अतिक्रमण करता था। राज्य मान लिया नगर पालिका को, परंतु अब राज्य माना तो वो वहां पर क्या गया, सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया, अतिक्रमण मान लिया। बात करते हैं नेक्स्ट, डॉक्टर दिनेश कुमार बना मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद। इस वाद में यह कहा कि नगर निगम द्वारा जो संचालित मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 12 के अधीन नगर निगम एक स्थानीय प्राधिकार है, अतः ऐसे नगर निगमों के द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज भी आर्टिकल 12 के अंतर्गत क्या हो जाएंगे, न्यायालय के आदेश मानने के लिए क्या होंगे, बाध्य होंगे यानी बाउंड होंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट केस की, केशव बनाम लोक सेवा आयोग AIR सुप्रीम कोर्ट 1950 के बाद में स्पष्ट किया कि जो लोक सेवा आयोग है वो आर्टिकल 12 के अधीन ऐसे प्राधिकारी
है नहीं है, क्योंकि लोक सेवा आयोग को अपनी सिफारिशों अथवा निर्णयों को क्रियान्वित करने के शक्ति प्रदान नहीं की गई है और लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति संबंधी सिफारिशों की क्रियान्विति संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है। यानी कहने का तात्पर्य है, जो लोक सेवा आयोग है वो जो सिफारिशों के बारे में नियुक्ति से संबंधित या उनके जो निर्णय के क्रियान्वयन करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई, तो लोक सेवक आयोग क्या हो जाएगा, इनको कोई भी प्रस्तुत जो नियुक्ति संबंधित सिफारिश राज्य सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर प्रदान करता है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ लागू हो जाएगी, तो उनको अधिकार नहीं दिया गया। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर अपने पास में, जो बैरट के अंदर अन्य अधिकारी आया था, तो अन्य अधिकारी क्या चीज़ होगा, तो ये अपन बात करते हैं इसके अंदर। अन्य अधिकारी पॉइंट 4 आएगा अपने पास में बैरट में, तो उसका अर्थ समझते हैं क्या होता है कि अन्य अधिकारी या निकायों से तात्पर्य है कि जो विधियों के क्रियान्वयन के लिए निर्णय कर सकते हो, यानी ऐसा कोई भी लो जो क्रियान्वयन के लिए निर्णय कर सकते हो या नियमों विनियमों का निर्माण कर सकते हो और सरकारी तथा अर्ध सरकारी कार्य करते हो, आदेश जारी कर सकते हो, तो वो क्या हो जाएंगे, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल होंगे। लेकिन जो अन्य प्राधिकारी है वो अपने पूरे संविधान के अंदर क्या है कि उसकी व्याख्या नहीं की गई, यानी उसको परिभाषित नहीं किया गया है। अब अगर अपन समझते हैं कि जो अन्य प्राधिकारी क्या हो सकता है, तो अपने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न लीडिंग केस आए हुए हैं, हाई कोर्ट के भी केस आए हैं, तो उसके माध्यम से अपन अन्य प्राधिकारी को समझ सकते हैं। इसी तरह अपने पास में एक पहला केस आया हुआ है, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल बनाम मदन लाल मोहनलाल का मामला, जो AIR 1967 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक केस है। बात करते हैं ये केस क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में यह बताया कि अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत वे सभी प्राधिकारी सम्मिलित होंगे जो संविधान द्वारा, यानी संविधान द्वारा या किसी कानून द्वारा सृजित किए गए हों। यानी दो चीज बात बोल रही है, एक तो संविधान द्वारा या किसी कानून द्वारा सृजित किए गए हों, जिन्हें विधि द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हो, यानी यहाँ पे विधि द्वारा क्या की गई, शक्ति प्रदान की गई हो। और ये बात आवश्यक नहीं है कि ऐसे प्राधिकारी राजकीय या संप्रभु से संबंधित कार्य करते हो, यानी ये चीज अपने पास में नॉट नेसेसरी होगा कि वो प्राधिकारी राजकीय या संप्रभु के संबंधित कार्य करता हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत मंडल अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत एक राज्य माना गया, क्योंकि इसका सृजन कौन करता है, संसद करता है। संसद ने भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत किया और अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, देवासन बोर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी संस्थाएं सम्मिलित होगी, जिन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1911 के अंतर्गत उप विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जब न्यायालय के अधिकारी की नियुक्ति करता है, तब राष्ट्रपति जब संविधान का अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आदेश जारी कर सकता है, तो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत भी आते हैं। आई बात समझ में। तो ये एक अन्य प्राधिकारी का एक केस था, इसके अंदर क्या चीज़ शामिल होगी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और देवासन बोर्ड के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में 1911 का जो उपविधि बनाने की उसको पावर थी, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को या न्यायालय के अधिकारी को नियुक्त करने के रूप में, या जब संविधान के अनुच्छेद 359 का आदेश जारी करता है राष्ट्रपति, तो वो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं सुखदेव सिंह बनाम भगत राम AIR 1975। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, LIC या IFC या ONGC क्या राज्य है या नहीं है, ये बात करते हैं। तो जीवन बीमा निगम, कारखाना वित्त निगम या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, तीनों को जो कि निगम संविधि के अंतर्गत सृजित थी, जिसके अंतर्गत उन्हें नियमों और विनियमों बनाने की शक्ति प्राप्त थी, तो इन तीनों पर सरकार का गहरा नियंत्रण था और यह माना गया कि विधिक निगम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, राज्य
की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि LIC, IFC, ONGC ये भी एक राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। फिर इस मामले में एक जो न्यायाधीश हुए थे मैथ्यू, उन्होंने अपना मत रखा और राज्य की अवधारणा पर राय व्यक्त की कि उनके दृष्टिकोण में इस मामले का सार यह था कि जो लोक निगम में एक नए प्रकार की संस्थाएं हैं जिनकी आवश्यकता सरकार को नए सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप के कारण हुई हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि राज्य को एक अमूर्त अस्तित्व होगा जो आर्टिकल 298 के अंतर्गत उसको व्यापार, धंधा या किसी एजेंसी या अभिकरण एजेंसी के माध्यम के जरिए कर सकता है। विधिक निगम ट्रेड व्यापार करने के लिए राज्य का अभिकरण एक माध्यम माना गया। तो वहाँ पर जस्टिस मैथ्यू के अनुसार यह भी देखना होगा कि कोई भी बॉडी राज्य की ऐसी एजेंसी है या माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यह भी अपने को देखना होगा। इसे केवल विधियों को पारित करने की संप्रभु की शक्ति अस्तित्व के आधार पर ज्ञात नहीं किया जा सकेगा। इसे केवल राज्य के नियंत्रण की ही सीमा अथवा राज्य द्वारा सपोर्ट के लिए दी गई राशि से ही ज्ञात किया जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो मैथ्यू ने बताया था कि भाई कोई भी आप व्यापार वगैरह कर रहे हो, धंधा कर रहे हो या कोई भी एजेंसी के माध्यम से कर रहे हो, तो वो एक राज्य का अभिकरण के माध्यम से होगा। और ये सारी चीज़ें अगर आपको देखा जाता है तो कोई भी विधि है पारित करने, तो उसको सारी पावर है वो उस संप्रभु के अधीन है या नहीं है, वो सारा कंट्रोल है नहीं है, वो स्टेट के अंदर है या नहीं, वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। और मेनली बात होती है कि कोई भी आप काम करते हो तो वहाँ पे वो स्टेट है जो राशि प्रोवाइड करवाता है। तो ये सारी बातें देखने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू जस्टिस मैथ्यू। फिर बात करते हैं कि इन्होंने एक और टिप्पणी दी है इस बारे में कि न्यायमूर्ति के यथार्थवादी दृष्टिकोण से सहमत है। यानी जो जस्टिस मैथ्यू हैं वो एक यथार्थवादी दृष्टिकोण से सहमत रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यह एक कल्याणकारी राज्य के अनुकूल बताया गया है और विधिक निगम अब सामाजिक संस्था के रूप में उभरे हैं जिन पर सामाजिक नियंत्रण होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर बात की गई एजेंसी और माध्यम की अवधारणा सर्वप्रथम इस वाद में भारत में स्थापित किया गया। यानी अगर अपन बात करते हैं कि एजेंसी और जो माध्यम बताया गया, तो इसकी जो अवधारणा है किस वाद में कहा गया था, तो ये अपने पास में जो ऊपर वाला केस आया था सुखदेव सिंह बनाम भगत राम, तो इस वाद में बात आई थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट केस है RD रमन्ना दयाराम बनाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AR 1979 सुप्रीम कोर्ट। तो इस मामले में क्या बात हुई थी यह भी देखते हैं। इस मामले में जो न्यायमूर्ति थे वो जस्टिस भगवती थे। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित किया कि कोई भी निगम जो सरकार के माध्यम या अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है उन पर संवैधानिक या प्रशासनिक विधि क्षेत्र की वे सभी सीमाएं लागू होती हैं जो स्वयं सरकार पर है। यद्यपि विधि की दृष्टि से वे पृथक अस्तित्व में हैं, तो इस मामले में प्रश्न यह होगा कि कोई भी निकाय सरकार का माध्यम या अभिकरण है या नहीं, इसके लिए इनको निम्न प्रकार से बिंदुओं से गुजरना होगा, ठीक है। ये अपने पास में 5 बिंदु हैं। इन बिंदुओं के माध्यम से अपन ये देखेंगे कि वो सरकार का माध्यम या अभिकरण है या नहीं है। पहला कि ऐसा निगम की जो संपूर्ण अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल है वो सरकार द्वारा धारित की गई है। यह इस बात का द्योतक होगा कि वह निगम सरकार का अभिकरण या माध्यम है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना होगा कि वो जो शेयर कैपिटल है वो कौन इसको धारित कर रहा है, कौन इसको लियन के रूप में धारण किया हुआ है, ठीक है, धारित किया हुआ है। दूसरा अपने को देखना होगा कि जो राज्य है, राज्य के द्वारा जो आर्थिक सहायता की गई इतनी है जितनी निगम के प्राय सभी खर्चे चलाए जाते हों। यानी अपन का जो राज्य है वो इतनी सहायता करेगा कि वो एक तरह से निगम को चला सके, पर्याप्त उसका खर्चा उठा सके। तीसरा है जहाँ निगम राज्य द्वारा एकाधिकार प्रदान किया गया है या राज्य के एकाधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है, तो वहाँ पर वो देखना होगा कि वो एकाधिकार है या नहीं, उसको एकाधिकार का संरक्षण उसको प्रदान किया गया है। अगर ये चीज़ वहाँ पर मौजूद होती है तो ये माना जाएगा कि वो एजेंसी के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है। चौथा है जहाँ के निगम द्वारा की गई कार्य का लोकहित में पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है या ऐसे कार्य सरकारी कार्य से संबंधित है या नहीं है, तो वह भी देखना होगा। पाँचवा
कि वह जहां कोई शासकीय विभाग या निगम का हस्तांतरित किया गया या नहीं किया गया है, तो यह भी देखना होगा कि अगर आपका कोई भी काम है या नहीं है। तो ये पांचों बातें अपने को ध्यान में रखनी होगी और फिर अपन एक कंक्लूजन पर निकल सकते हैं कि वो सरकार की जो एजेंसी के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इन पांचों माध्यम से गुजरते हुए अपन निर्णय ले सकते हैं। उपरोक्त प्रकार के निगमों सरकार अभिकरण माध्यम माना जाएगा और आर्टिकल 12 का अधीन वो शामिल होगा। अगर ये चीज़ जो शामिल हो रही है तो उसको क्या किया जाएगा, राज्य के परिभाषा के अंतर्गत उसको शामिल कर लिया जाएगा, यानी एजेंसी को भी मान लिया जाएगा। फिर आता है केस अपने पास में, नेक्स्ट केस है यूपी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बनाम विजय नारायण AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट का वाद है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायालय उक्त कसौटी यानी ऊपर वाले के बारे में बात करता है कि कसौटी को लागू करते हुए अभिनिर्धारित किया कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम राज्य है, क्योंकि इसकी स्थापना एक अधिनियम के अधीन की गई है और वह राज्य के नियंत्रण और स्वामित्व में आता है, यानी राज्य का कंट्रोल भी करता है और ओनरशिप भी रखता है। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा कि राज्य एक अभिकरण के अंतर्गत है, अतः आर्टिकल 12 के अंतर्गत वो राज्य है। तो ये भी बात कही गई थी कि भाई राज्य उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम ये भी क्या है, राज्य है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सोम प्रकाश सेठी बनाम भारत संघ AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में यह कहा कि उपरोक्त परीक्षण को निर्धारित करते हुए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को, जो कि कंपनी लॉ के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड कंपनी है, उसको भी क्या किया, राज्य मान लिया गया। यानी अपन कह सकते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन राज्य है, नहीं है तो वह राज्य के अंतर्गत आता है। किस केस के अंदर कहा था, सोम प्रकाश सेठी बनाम भारत संघ के अंदर। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट केस है अपने पास में अजय हाशिया का केस। ये बहुत बार अपने एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखना कि इस मामले में उक्त कसौटी का अनुसरण करते हुए अब निर्धारित किया कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के अधीन रजिस्टर्ड एक सोसाइटी केंद्र सरकार के एक अभिकरण यानी इंस्ट्रूमेंटली, अतः वह आर्टिकल 12 में प्रयुक्त अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत एक राज्य है। तो रजिस्टर्ड कंपनी को भी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का अभिकरण इसलिए माना गया क्योंकि सोसाइटी के क्रियाकलापों में सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे अजय हाशिया का जो केस है ये एक इम्पोर्टेंट है, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी के बारे में बात करता है, तो वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट केस है अपने पास में MC मेहता वर्सेस भारत संघ 1987 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जस्टिस भगवती थे। इन्होंने क्या किया कि जो गैर सरकारी कंपनी है उसको भी राज्य के शब्द में शामिल करने के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट तर्क दिए, और यदि ऐसी गैर सरकारी कंपनी लोक प्रकृति के कार्य कर रही हो तो उस पर सरकार का नियंत्रण अंकुश हो तो उसने राज्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं गैर सरकारी कंपनी लोक प्रकृति वो राज्य के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो यह भी इस MC मेहता वर्सेस भारत संघ के मामले में कहा गया था। फिर बात करते हैं अखिल भारतीय सैनिक स्कूल कर्मचारी संघ बनाम रक्षा मंत्री व अध्यक्ष AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य है। क्यों है, तो इसके बारे में ये 4 बातें बताई गई है कि समस्त खर्चे राज्य सरकार और केंद्र सरकार वहन करते हैं, सहायता से चलाए जाते हैं। कुल मिलाकर नियंत्रण सरकारी तंत्र के अंतर निहित है। सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य स्कूलों का संचालन और NDA के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है, देश की रक्षा का कार्य लीगल फंक्शन करना है। तो ये सारी चीज़ें शामिल है, तो वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले जो प्राधिकारी हैं इसकी। तो भारत सरकार के नियंत्रण में रहने वाले प्राधिकार का अर्थ भारत क्षेत्र से बाहर के वे सभी क्षेत्र होंगे जो भारत के कंट्रोल में हैं या भविष्य में आ सकते हो। तो जैसे आज्ञापरक या ट्रस्टी वाले या भू क्षेत्र हैं, तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा भारत के नियंत्रण में आ सकते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध भी मूल अधिकार उपलब्ध होंगे और ऐसे क्षेत्र संविधान के भाग 3 के अधीन इन क्षेत्रों के निवासी मूल अधिकार का दावा कर सकेंगे। यानी निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 12 की एक विस्तृत व्याख्या की गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अपन आराम से समझ सकते हैं।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं, आर्टिकल 12 न केवल विधिक निगम में शामिल है वरन वो रजिस्टर्ड सोसाइटी में भी शामिल है। बस शर्त यह होनी चाहिए कि वह एक सोसाइटी सरकार के अभिकरण के या माध्यम के अंतर्गत आनी चाहिए। फिर नोटा बिना बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शब्द की व्याख्या फंडामेंटल राइट यानी मूलभूत अधिकारों को खतरे से बचाने के लिए की है, क्योंकि आधुनिक युग में राज्य कल्याणकारी राज्य है और वह अपने विभागों के जरिए कार्य नहीं करता है वरन ऐसे कार्य निगमों को सृजित करके उनके जरिए करता है। तो निगम को राज्य नहीं माना जाता तो सरकारें मूल अधिकार को अतिक्रमण करके वह प्रतिवाद प्रस्तुत कर सकती थी कि ऐसा कार्य उनके द्वारा या उनकी सरकारें विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ यह बात स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि मूल अधिकारों के उद्देश्य के लिए प्रयोजन के लिए राज्य शब्द की उदारवादी व्याख्या की गई है, अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं। क्या नगरपालिका राज्य शब्द के अंतर्गत आता है? तो यह प्रश्न सर्वप्रथम निम्न मामलों में आया था। पहला मामला था नरेश गिरजाकर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AR 1967। तो इस मामले में यह कहा कि कोई निश्चयात्मक मत नहीं दिया गया, केवल मात्र इतना कहा कि यदि मान लिया जाए कि न्यायपालिका राज्य है तो भी उसके आदेशों के विरुद्ध आर्टिकल 12 के अंतर्गत लेख जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे आदेश से नागरिकों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है। फिर बात करते हैं डॉक्टर VN शुक्ला DD बहादू वर्सेस शिरवाई ने। तो यहाँ तक कहा कि न्यायपालिका को अदर अथॉरिटी के रूप में देखा जाना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो संविधान के विभिन्न प्रकार के मत हुए, विभिन्न प्रकार के मत उत्पन्न हुए और प्रश्न ये खड़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बाद में किसको अपील की जाएगी। तो एक केस आया प्रेम कुमार गर्ग बनाम एक्साइज कमिश्नर। तो इस वाद में यह कहा गया कि जब कोई न्यायालय अपने नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत कोई नियम बनाता है तो वो नागरिकों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है। तो ऐसे नियमों का अल्ट्रा वायरस घोषित किया जा सकता है। इसलिए अगर चीफ जुडिशियल अधिकारियों की नियुक्ति में यदि संविधान के समता के सिद्धांत का उल्लंघन होता हो तो उसे चुनौती दी जा सकती है। बात यहाँ पे क्या हो गई, गड़बड़ होने लगी। फिर आया एक केस AR अंतुले बनाम SR नायक 1988। तो इस मामले में यह कहा कि उच्च न्यायालय की जिन 7 न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी निर्धारित किया कि न्यायालय ऐसे आदेश या निर्देश नहीं दे सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों को उल्लंघन करते हों। तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि आर्टिकल 12 के अंदर राज्य शब्द के में न्यायपालिका भी शामिल तो की जा सकती है, किंतु जब तक नरेश गिरजागर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का निर्णय उलट नहीं दिया गया तब तक स्थिति पूर्ववत रहेगी। यानी कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अगर वो प्रशासनिक कार्य करता है तो वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा और वो जब वो जुडिशियल या न्यायिक कार्य करता है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये अपने पास में आर्टिकल 12 था, इसका अपन ने डिटेल डिस्कस किया कि आर्टिकल 12 के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, ONGC LIC वगैरह। तो ये विभिन्न प्रकार के केस अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप आराम से देख लेना और इस वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना इस चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्तों।